दोस्तों, क्या आपको पता है कि वसीयत करने के बाद भी वो संपत्ति आपको नहीं मिल सकती और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोबेट नहीं होना। अब ये प्रोबेट क्या होता है, इस प्रोबेट की समय सीमा कितनी होती है, इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल यानी कि वसीयत के कुछ नियमों के बारे में, उसको प्रोबेट कैसे कराया जाता है इसके बारे में, और 2 जजमेंट का हवाला दूंगा जिसमें यह बताया गया है कि सही वसीयत किस प्रकार से होती है और इसको सही बनाने के नियम क्या हैं। वसीयत के नियम आपको ये बताएंगे कि वसीयत असली है या नकली है या किसी ने धोखे से बनाई है। इसलिए अगर आपने वसीयत निष्पादित की है तो ये सारे नियम आपको जानना बेहद जरूरी है। लाखों लोग प्रोबेट कैसे करवाया जाता है वसीयत को, इसके नियम नहीं जानते और फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। इसलिए सिर्फ वसीयत को बनाना काफी नहीं है, इसमें प्रोबेट कब जरूरी होता है इस बात को समझना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा नियम इसमें यह है कि हर वसीयत प्रोबेट नहीं करवाई जाती और हर वसीयत कानूनी रूप से मान्य भी नहीं होती। आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपके द्वारा की गई वसीयत को कोर्ट में चुनौती दिला सकती है, उस पर आक्षेप दर्ज किया जा सकता है। इसलिए अगर आपने वसीयत बनाई है या वसीयत बनाने वाले हैं तो आपको ये 6 नियम मैं बताऊंगा जिनको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि लाखों रुपए की संपत्ति एक छोटे से कानूनी विवाद की वजह से, कानूनी गलती की वजह से बहुत बड़े डिस्प्यूट और विवाद में पड़ सकती है। इसके अलावा एक सवाल हमारे सामने ये भी आता है कि क्या बिना रजिस्टर्ड की गई वसीयत वैध होती है, इसका जवाब भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप वसीयत लिखने वाले हैं तो आपको ये 6 नियम जो मैं बताने वाला हूं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और आपको प्रोबेट कैसे करवाना है इसका भी तरीका बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी, वहां पर भी आप इसी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये प्रोबेट क्या होता है और इसको कितने समय के अंतराल में हमें करवाना जरूरी होता है। तो आमतौर से लोगों में यही जानकारी है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद उसको 3 साल तक आप प्रोबेट करवा सकते हैं, उसके बाद वसीयत को प्रोबेट नहीं करवा सकते। लेकिन ये जानकारी गलत है, अधूरी है। वसीयत को 3 साल के बाद भी प्रोबेट करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हवाला मैं आपको देना चाहूंगा। तो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसमें प्रोबेट के बारे में बारीकी से बताया गया है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वसीयत का प्रोबेशन उस डेट से नहीं होगा जिस दिन वसीयतकर्ता की मृत्यु हुई है, बल्कि उस दिन से होगा जिस दिन आपको यह जानकारी हुई है कि किसी व्यक्ति ने आपकी वसीयत पर कोई आपत्ति लगाई, और उसी दिनांक से, उसी डेट से इसका जो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का, वो लागू होगा। अब भले ही आपने 10 साल तक आपकी संपत्ति पड़ी रही हो, उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो और आपको पता हो कि वो संपत्ति वसीयत से आपको मिली है, दूसरे लोगों को भी इस बात का पता है कि वसीयत के द्वारा आपको ये संपत्ति मिली है, उसमें से 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक कोई भी व्यक्ति उस पर आक्षेप नहीं करता, कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई आपत्ति करता है और आप प्रोबेशन के लिए उस वसीयत को साबित करने के लिए जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में लिमिटेशन पीरियड उस व्यक्ति की आपत्ति लगने के 3 साल के अंदर अंदर आप जा सकते हैं प्रोबेशन के लिए अपनी वसीयत को साबित करने के लिए। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के 3 साल तक का ये पीरियड नहीं है, बल्कि किसी भी बिना विवाद के कोई आपत्ति करता है, मान लीजिए वसीयतकर्ता की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है और किसी ने आपत्ति 10वें साल के बाद 11वें साल में की है, तो 11वें साल के बाद 3 साल का ये पीरियड होता है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसने अपने किसी परिचित के नाम से वसीयत लिखी थी और उसकी वसीयत लिखे जाने के बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति पर काबिज था और 10 साल गुजरने के बाद उस व्यक्ति के किसी अन्य परिचित ने उसकी वसीयत पर आपत्ति की और उसकी वसीयत को उसको साबित करने को कहा। तो वो व्यक्ति जब ट्रायल कोर्ट में अपनी वसीयत को प्रोबेट करवाने गया तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, प्रोबेशन करने से मना कर दिया। इसके बाद वो व्यक्ति हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने भी यथास्थिति रखी और उसके प्रोबेशन को खारिज कर दिया, उसकी अपील को निरस्त कर दिया। और इसमें माननीय हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट का यही कहना था कि जो लिमिटेशन एक्ट की 3 साल की जो समय अवधि थी वह गुजर चुकी है, क्योंकि इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये इस दायरे में नहीं आता। और माननीय ट्रायल कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 222 और 276 के तहत उसकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद जिस व्यक्ति के नाम से वसीयत की गई थी, यानी वसीयत ग्रहीता जिसको कि 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया था, उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को पेश किया और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गहराई से समझा और इसकी एक अलग तरीके से, अच्छे तरीके से व्याख्या की। और उसमें माननीय कोर्ट ने यह कहा कि जिस दिन वसीयतकर्ता की मृत्यु हुई है
उसकी मृत्यु के बाद से ये लिमिटेशन पीरियड लागू नहीं होगा, बल्कि ये लागू उस दिन से होगा जिस दिन से उस वसीयत की खिलाफ वर्जी की गई हो, उस वसीयत को चैलेंज किया गया हो या उस पर आपत्ति की गई हो। और ये आपत्ति अगर विल के बनाने के बाद, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भले ही 10 साल से की गई हो, 20 साल से की गई हो या भले ही 30 साल से की गई हो, लेकिन जिस दिन से आपत्ति की गई है उसके 3 साल तक वसीयत ग्रहीता अपनी वसीयत को प्रोबेट करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये तो नियम थे प्रोबेशन करवाने के। अब हम बात करेंगे कि एक सही और वास्तविक वसीयत के नियम क्या हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, और एक सही और असली नकली वसीयत की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि वसीयत असली है या नकली है, या उस पर किए गए सिग्नेचर असली हैं या नकली हैं, इस बात की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए होता है कि उस वसीयत पर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं, उस वसीयत को निष्पादित किया है, वह इस दुनिया से जा चुका होता है और वो ये बताने के लिए हाजिर नहीं होता कि ये वसीयत उसी ने बनाई है। इसलिए सामने दिए गए कुछ नियमों को ध्यान में रखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वसीयत असली है या नकली है। तो वो 6 नियम हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला नियम है वो ये है कि वसीयत करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से वसीयत जारी करता है तो ये उसकी एक अंतिम इच्छा मानी जा सकती है कि ये उसकी आखिरी इच्छा है। मरने के बाद वो ये चाहता है कि इसकी संपत्ति उस व्यक्ति को मिल जाए। इसलिए अगर उसने सही तरीके से, अच्छे तरीके से पूरी डिटेल डालकर उस वसीयत को निष्पादित किया है तो ये उसकी अंतिम इच्छा होती है, और उसकी अंतिम इच्छा वास्तव में थी इस बात को साबित करता है दूसरा नियम, और वो नियम है कि उसके हस्ताक्षरों का मिलान करवाया जाना चाहिए। कोर्ट वसीयत को प्रोबेशन करवाते समय ये देखता है कि क्या वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर सही हैं। इसका मिलान वह बैंक में किए गए उनके दस्तावेजों से, बैंक में किए गए उसके लेन देन से या किन्हीं अन्य दस्तावेजों की मदद से कर सकता है। इसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा सकती है। उसके हस्ताक्षरों का मिलान करके ये पता लगाया जा सकता है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर असली हैं या नकली हैं। इसके बाद जो तीसरा नियम है कि उसके दस्तखत को, उसके हस्ताक्षर को किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वेरीफाई करवाया जा सकता है। वो लोग ये बता सकते हैं कि इसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर असली हैं। वो इस बात की वेरिफिकेशन करते हैं कि वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हमने देखे हैं और हमारे सामने इस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे और ये उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद बात करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम यह है कि किसी भी वसीयत को सही तरीके से निष्पादित करने के लिए 2 गवाहों की गवाही अनिवार्य रूप से करवाई जानी चाहिए, और वो दोनों गवाह इस बात की तस्दीक करें कि वसीयत करने वाले व्यक्ति ने वो वसीयत हमारे सामने की। इसके बाद बात करेंगे चौथे नियम की। वो ये है कि वसीयत करने वाला व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में हो, स्वस्थ चित्त हो और उसकी मानसिक दशा एकदम परफेक्ट हो। उसको पता होना चाहिए कि वह किस व्यक्ति के नाम से किस संपत्ति को वसीयत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस बात की उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद जो 5वां नियम है वो वापस फिर गवाहों को लेकर है कि 2 गवाहों की गवाही निश्चित रूप से इसमें करवाई जानी चाहिए, लेकिन वसीयत को प्रोबेट करवाते समय उन दोनों गवाहों में से किसी एक की गवाही अदालत में करवाई जानी चाहिए और वो व्यक्ति वहां आकर ये कह सके कि इस वसीयत को उसके सामने निष्पादित किया था और वसीयतकर्ता ने सही तरीके से इस वसीयत को बनाया है। इसके बाद इसमें जो 6वां नियम है वो ये है कि कोर्ट इसमें ये देखता है कि वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर सही हैं, गवाहों ने गवाही प्रॉपर रूप से दी है, वसीयत करने वाला व्यक्ति अपने होशोवास में था, स्वस्थचित था, दिमाग से एकदम सही हालत में था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक प्रकार से थी, और जिस व्यक्ति को वह उस संपत्ति को देना चाहता था उस व्यक्ति का इस वसीयत में किसी भी तरह का कोई हित जारी नहीं हुआ था, यानी कि उससे किसी भी तरह का कोई जुड़ाव उससे नहीं था। कोर्ट ये भी देखता है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो संपत्ति वह वसीयत कर रहा है तो वह कितनी संपत्ति किसको वसीयत कर रहा है और इसका अंजाम क्या होगा, क्या वो संपत्ति उसको वास्तव में मिलनी चाहिए। ये तमाम सारी बातों पर गौर करने के बाद ऐसी किसी भी बनाई गई वसीयत को फुलफिल माना जा सकता है। तो दोस्तों ये थे किसी भी वसीयत को प्रोबेट किस तरह करवाया जा सकता है, उसके नियम क्या हैं, और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने नियमों के तहत बताया उसमें किस तरह से फुलफिल अच्छी वसीयत को निष्पादित करवाया जा सकता है इसके बारे में। इसलिए अगर आप कोई भी वसीयत निष्पादित कर रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखें, और इन नियमों के तहत अगर किसी भी विल और वसीयत को आप बनाते हैं तो आपकी वसीयत खारिज नहीं होगी और वो उस संपत्ति को जिसको मिलनी चाहिए मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो, रियल एस्टेट कानून से जुड़े हुए वीडियो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।